कल हम लोग क्या पढ़े थे? नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। कोई बताएगा? एक बच्चा, क्या है राष्ट्रीय आय? NNP एट द फैक्टर रेट। ये ना बताओ, जो बताए हैं डिफिनीशन बताओ। राष्ट्रीय आय क्या है? हाँ बोलिए, तुम लोग बोलिए। हाँ एक साथ बोलो, खड़े हो। और कोई? बैठ जाइए। गुड। और बोलो। हाँ खड़े हो। नहीं ये ना हो, सिर्फ राष्ट्रीय आय बताओ। इधर से रास्ता नहीं है निकलने का, ठीक है? बोलिए राष्ट्रीय आय क्या है? एक विकास, तुम बोलो, बैठ जाओ। बोलो। एक वर्ष में किसी भौगोलिक क्षेत्र के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम उत्पाद होता है उसका मौद्रिक जो होता है, मौद्रिक मूल्य होता है। और लड़कियों बताओ, कोई बोलो। हाँ बोलिए। अरे सिंपल डिफिनीशन है, कल मैंने बताया है, आज भूल गए? हाँ हाँ बताओ कुल्ली। हाँ ये सकल घरेलू उत्पाद है ये। कल मैंने बताया कि राष्ट्रीय आय क्या होती है? एक फाइनेंशियल ईयर में या एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित, पीछे से आइए, हाँ तो डिस्टर्ब होगा पूरा क्लास। चलिए जल्दी आइए, फिर टाइम से आ जाया करो, ठीक है? एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य उस देश की राष्ट्रीय आय होती है। फिर हम क्लासिफिकेशन बताए थे कि राष्ट्रीय आय के 4 प्रकार हैं, ठीक है? कैटेगरी में डिवाइड कर लिए। एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, पहला क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सेकेंड के इसको क्या बोलेंगे? हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है? दूसरा क्या था? क्या? NDP। अच्छा ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। थर्ड क्या है? इसको शुद्ध बोलेंगे, शुद्ध घरेलू उत्पाद। फोर्थ क्या है? थर्ड क्या है? GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक? GNP। और लास्ट में कौन सा है? NNP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सॉरी नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट, ठीक? ये कल चर्चा किए, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था, ठीक है? अंतर भी बताया था कि ग्रॉस और नेट में क्या अंतर है, पढ़ा था ना? ग्रॉस और नेट में क्या अंतर है? बोलो, क्या नाम तुम्हारा? हैं? हाँ बोलो आकांक्षा। ग्रॉस, सकल और शुद्ध में क्या डिफरेंस है?
बेस ईयर यहाँ नहीं है। हाँ, अरे वो सब चीज़ नहीं बोलते हैं। ग्रॉस और नेट में क्या अंतर है? ग्रॉस और नेट में, ग्रॉस में अगर हम डिप्रिसिएशन घटा दें तो हमको क्या मिलेगा? हाँ, ग्रॉस में ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? नेट। ग्रॉस क्या होता है? सकल, और ये क्या है? डिप्रिसिएशन, अवमूल्यन या ह्रास, अवमूल्यन या ह्रास। जो आप लोगों को अच्छा लगे वो सब यूज करो, ठीक है। एक देश में मान लीजिए बहुत सारे गुड्स बन रहे हैं, हो रहे हैं नहीं, कहीं मोबाइल का भी प्रोडक्शन हो रहा है, चेयर का प्रोडक्शन हो रहा है, टीवी का प्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा? गिरेगा तो नहीं है, ठीक है। कई सारी सामानों का प्रोडक्शन हो रहा है, मोटरसाइकिल भी बन रही है, साइकिल भी बन रही है, तो उसमें कुछ डिफेक्टिव पीस होते हैं, है कि नहीं? मान लो 500 बल्ब बना, 1000 बल्ब बना, उसमें क्या है? 1000 बल्ब बना, उसमें 5 बल्ब या 10 बल्ब क्या हो गए? खराब हो गए, तो वो बिकेंगे खराब बल्ब? हाँ, बिकेंगे? तो हमको एक्चुअल फिगर चाहिए ना, कि एक्चुअल में कितना बना, जो सही सामान है उसकी प्राइस क्या है। समझ में आई कि नहीं भाई? एक्चुअल में कितना तैयार हुआ, तैयार कितना हो? 1000 में 10% खराब हो गया तो कितना? 900 बल्ब सही हैं, और एक बल्ब की कीमत कितनी है? 100 रुपया है, तो 900 इंटू मल्टीप्लाई 100 करोगे तो कितना आ जाएगा? वो उसकी वैल्यू हो जाएगी, इनकम हो जाएगी उस फर्म की, होगी कि नहीं? उस फर्म की वो क्या है? आय, रेवेन्यू हो गई उस फर्म की वो, ठीक है। वो ऐसे सारी फर्मों को जोड़ लेंगे हम, तो उस देश की राष्ट्रीय आय हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? और जो डिप्रिसिएशन वाला पार्ट है उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे ग्राफ में, तो हमको क्या मिलेगा? एक्चुअल फिगर मिल जाएगा, कितना प्रोडक्शन हो रहा है। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है। फिर हमने बताया था कि सकल में मतलब एक घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है वो उस देश की सकल घरेलू उत्पाद है। घरेलू सीमा में 5 पॉइंट्स लिखाया था, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, ठीक, आप लोगों ने पढ़ा, हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। फिर क्या मैंने पढ़ाया था? रियल इनकम, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। व्हाट, क्या डिफरेंस है? हाउ टू डिफरेंस बिटवीन रियल एंड करंट प्राइसेस ऑफ द जीडीपी? करंट ईयर पे नहीं, ईयर नहीं होता है, करंट प्राइसेस पे, किससे? चालू कीमतों पे। और जो रियल जीडीपी है उसका कोई आधार होता है, आधार वर्ष होगा, आप उस पर इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा ना? दिख रहा है? नॉमिनल एंड रियल जीडीपी या नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल नॉमिनल को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, मौद्रिक। क्या बोलेंगे? नॉमिनल या मॉनेटरी बोलिए या नॉमिनल बोलिए, बोथ आर द सिनोनिम्स। नाम मात्र का नहीं है नॉमिनल का मतलब,
नॉमिनल टर्म है इकोनॉमिक में, ठीक है। मौद्रिक, ठीक है, बाजार कीमत पे अगर राष्ट्रीय आय कैलकुलेट की जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉमिनल जीडीपी या मॉनेटरी जीडीपी आप बोल सकते हो अगर समझ ना पा रहे हो तो इसमें क्या डिफरेंस है? नॉमिनल में इन्फ्लेशन ऐड होता है और रियल में नहीं होता है। गुड। और कोई बताएगा? शांत रहिए, हाँ बोलो। गुड। और नॉमिनल में नहीं टैक्स रहता है इसमें। और तुम लोग बोलो ना, पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं कुछ। आज जिसको पता है वो बोले, हाँ बोलो बोलो, तुम पढ़े, तुम तो आए थे, बोलिए क्या नाम है? हर्ष, बोलो हर्ष, हाँ बोलिए। रियल प्राइस पे आधारित होता है। कल मैंने आधार वर्ष की बात की थी, बेस ईयर। क्या है बेस ईयर? 2011-12 में आधार वर्ष कौन सा वर्ष होता है? एक बोलो, हाँ तुम्हें बोलो, बोलिए। जिस वर्ष ना लाभ हुआ हो ना, हाँ चलो। और ना राजनीतिक उथल पुथल हुआ हो उस वर्ष, और ना तो कोई प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, ये कुछ है बहुत बड़े पैमाने पे ना आया हो। और क्या बताया था? मुद्रास्फीति क्या हो, सामान्य हो, ना तो बहुत ज़्यादा हो और ना बहुत ज़्यादा कम हो। तो पहला आधार वर्ष कब का था? 1949-50 और उसी आधार पे राष्ट्रीय आय की क्या हुई थी, कैलकुलेशन हुआ था, ठीक। फिर उसके बाद आने वाले वर्षों में कई बार चेंज हुआ है। ये सारी चीज़ें कल हो गए। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अब ये जो जीडीपी के बारे में हमने चर्चा किया है, जीडीपी ये जो राष्ट्रीय आय है, ठीक है, उसको हम दो प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक मार्केट प्राइस पे, दूसरा फैक्टर प्राइस पे या बेस ईयर कांस्टेंट प्राइस पे। अगर मार्केट प्राइस पे जीडीपी निकालें, जीडीपी मार्केट प्राइस, एट द मार्केट प्राइस, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जीडीपी एट द मार्केट प्राइस क्या होगी, बोलो क्या होगी? नहीं तो वो तो होगा, इसकी डिफिनेशन बताओ। मार्केट प्राइस की जब बात करेंगे तो उस वर्ष या जो इस समय जो करेंट प्राइस पे जो इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है, वो तो उसमें रहेगा। वस्तुओं में क्या होता है, इन्फ्लेशन ऐड रहता है। जितना एमआरपी है सामान उसी पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एमआरपी जानते हो, पार्ले जी बिस्कुट लीजिए, उस पर क्या है, 5 रुपये का एमआरपी लिखा होता है ना। एमआरपी का फुल फॉर्म क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या है? मैक्सिमम, अधिकतम खुदरा मूल्य। इसके ऊपर कोई भी बेचने वाला नहीं ले सकता है, ठीक है, वो हायर लिमिट है, उससे कम मिल सकता है बट इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है। तो जीडीपी की कल परिभाषा बताई थी कि एक
एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य उस देश की राष्ट्रीय आय होती है या जीडीपी होती है। ठीक है, और इसमें सेम है। मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो परिभाषा सेम है कि एक वित्तीय वर्ष में कुल उत्पादित या अंतिम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल वैल्यू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइसेस। तो इसमें क्या लिखेंगे? टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइसेस। करंट प्राइसेस क्या हो जाए? करंट प्राइसेस। तो अगर देश में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हुई हैं उनकी प्राइस से हम क्या कर दें? गुणा कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा? जीडीपी एट द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब जो कीमत चल रही करंट में उससे हमको गुणा करना है। ठीक है, अभी सेम चीज ये भी है। एक है एनडीपी मार्केट प्राइस। ये क्या होगा? क्या होगा? जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस डिप्रेशिएशन। ठीक है। एक है जीएनपी मार्केट प्राइस क्या होगा? ये क्या होता है? इस जीएनपी की क्या परिभाषा है? नहीं, परिभाषा वो थोड़ा ही है, तो उसका फुल फॉर्म बता रहे हो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हाँ, ये सही है। ठीक है, तो देश में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसकी प्राइस से हम क्या कर दें? मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिलेगी? जीडीपी मिलेगी। और जीडीपी में अगर हम नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, याद करो कल क्या बताए थे? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को अगर जीडीपी में जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा? जीएनपी मिलेगा। तो ये क्या होगा? जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को अगर जीडीपी मार्केट प्राइस में जोड़ देंगे तो जीएनपी एट द मार्केट प्राइस हमको मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? एक और है एमएनपी मार्केट प्राइस। ये क्या हो गया? जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस डिप्रेशिएशन। ठीक है, कोई कठिन नहीं, बिल्कुल आसान है। ठीक है, इतिहास के जैसा। कठिन लग रहा? हाँ, लग रहा कठिन? किसको लग रहा कठिन? क्या लग रहा है? हाँ, ये में कौन सी मैथ है? ये मैथ है। जो मैथ नहीं पढ़ा, मैथ कौन नहीं पढ़ा है? समझ में आ रहा तुमको? हाँ, मैथ वालों को तो आ रहा है, जो नहीं पढ़े हैं। तो इसमें कौन सा प्लस माइनस नहीं समझते हो? प्लस क्या होता है? हाँ? प्लस क्या है? जोड़ नहीं आता है। किसको जोड़ नहीं आता है? माइनस किसको नहीं आता है? बोलिए। प्लस माइनस सबको आता है। ठीक है, कौन सा कॉलेज है जहाँ प्लस पढ़ाया नहीं गया है?
अरे स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, वो तो प्राइमरी से पढ़ाया जाता है, क्लास 1-2 वालों को भी मैथ जोड़ घटाना आता है। चलिए नोट कीजिए, ठीक है, आगे बढ़ें, बहुत पढ़ाना है आज, उसको ख़त्म करना है। आज 5:30 बजे तक बैठना सबको। तुम लोग भागने लगते हो 5 बजे के बाद। चलिए ये हो गया। अच्छा, इसी पे हम बेस प्राइस पे जीडीपी निकालेंगे। जीडीपी एट द बेस प्राइस सेम चीज़ है, ये मार्केट प्राइस पे है, किस पे है, मार्केट प्राइस पे है, ये नॉमिनल जीडीपी या मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस पर नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम। और इधर क्या है, रियल प्राइस पर नेशनल इनकम। रियल प्राइस पे क्या है, इसमें क्या होता है, रियल प्राइस पे कैसे निकालेंगे? बेस प्राइस पे कैसे निकालेंगे? ये कहाँ है, बता रखा है ना, बताओ। क्या बेस प्राइस में क्या होता है, इन्फ्लेशन नहीं होता है क्या? बेस प्राइस पे इन्फ्लेशन होता है कि नहीं होता है? करेंट प्राइस पे दोनों में होता है, लेकिन बेस प्राइस पे क्या करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं। क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। अगर हमको 2021 के आधार पे इस समय की जीडीपी निकालनी होगी तो क्या करना पड़ेगा, हमको बेस ईयर चेंज करना पड़ेगा। 2011 के बेस ईयर से इस समय का जो क्वांटिटी है गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोड्यूस हो रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तब इस वर्ष की हमको क्या मिलेगी, रियल जीडीपी मिलेगी। और इसी साल जितना उत्पादन हुआ, इस साल जितना प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, मार्केट प्राइस पे जीडीपी मिलेगी। तो इसमें क्या होगा, ये सेम चीज है, जीडीपी कांस्टेंट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, सेम चीज है, एनडीपी कांस्टेंट प्राइस। ये क्या हो गया, जीडीपी कांस्टेंट प्राइस माइनस डिप्रेशिएशन, ठीक है। जीएनपी कांस्टेंट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, जीडीपी कांस्टेंट प्राइस माइनस डिप्रेशिएशन। और एनएनपी कांस्टेंट प्राइस बराबर जीएनपी कांस्टेंट प्राइस माइनस डिप्रेशिएशन, ठीक। बेस प्राइस कांस्टेंट प्राइस में कंफ्यूज ना हो, सेम है, ठीक है। स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय, हिंदी में क्या बोलेंगे, स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद। हाँ, क्या कह रहे हैं, फिर भी लिखा देंगे, थोड़ा समझा तो देना, पहले समझ लो, लिखा बाद में देंगे, ठीक है। पहले समझने आना चाहिए, लिखा तो किताब में भी है। हो गया सबका? कीजिए, बहुत आगे काफ़ी पढ़ाना है, जल्दी जल्दी कीजिए। आप लोग हिंदी के हैं तो हिंदी में इसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, फार्मूला है और इसमें कुछ नहीं है, जहाँ हिंदी में आएगा हम वहाँ लिखाएंगे, ठीक है।
हाँ राष्ट्रीय आय है, क्या जो राष्ट्रीय आय है भौगोलिक सीमा के अंदर कोई भी मतलब उत्पादित करे, लेकिन जो सर GDP है उसमें मतलब भौगोलिक सीमा के अंदर सिर्फ देश के नागरिकों द्वारा ये मतलब उत्पादित की बाद में पूछ लेना मैंने, ठीक ठीक फ्लो बना है वो छूट जाएगा, ठीक है। बाकी सारे लोग डिस्टर्ब होंगे। जिसका भी डाउट है, ठीक है, जो उसकी यहाँ पे ना समझ में आए तो यहीं क्लियर कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप बाद में पूछ लीजिए। हाँ, आगे बढ़ें। यूट्यूब चला के आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, पढ़िएगा, समझिएगा, एक बार पहले किताब पढ़िएगा, उसके बाद इसको समझिएगा, तब चीज़ें समझ में आएंगी। अब हम बात करेंगे GDP फैक्टर कास्ट। नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, इसको क्या बोलेंगे? साधन लागत पर राष्ट्रीय आय। साधन लागत पे क्या? राष्ट्रीय आय। ये क्या होता है? प्राइस जानते हो? प्राइस में क्या क्या शामिल होता है? प्राइस का नाम सुना है? मूल्य क्या होता है? एक बच्चा बोले, एक 2-3 लोग, हाँ बोलो। प्राइस में टैक्स होते हैं। श्रमिकों का श्रम लगा है। हाँ, बैठ जाओ। हाँ, और कोई? क्या तुम लोग तो इकोनॉमिक्स के हो, तुम लोगों को मैंने पढ़ाया है। हाँ, ये जो पूछा जा रहा है उसको बताइए, ठीक है। हाँ, लागत मूल्य होता है प्लस टैक्स होता है प्लस प्राइस होता है। लागत मूल्य टैक्स प्लस जो वो होता है प्रॉफिट। प्राइस में क्या क्या होता है? सर ये चीज होती है लगभग तीनों में क्योंकि सर लागत मूल्य और क्या होता है? ठीक है, चलो। हाँ, प्राइस में टैक्स नहीं होता है। हम प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं। प्राइस में क्या लिखा रहता है? इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस लिखा होता है ना, छोटे से। जहाँ MRP लिखा होता है उसके ब्रैकेट में क्या लिखा रहता है? इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। तो इसका मतलब क्या है? इसमें सभी प्रकार के टैक्स शामिल होता है। टैक्स जानते हो क्या है? टैक्स क्या है? टैक्स क्या है? कर। अरे टैक्स तो हिंदी में कर बोलते हैं, है क्या? एक मिनट। अरे टैक्स बताओ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो बात की बात है। हाँ, कर वह भुगतान है जो बिना लाभ के चुकाया जाता है। आप टैक्स पे कर रहे हैं तो आप उसके बदले में लाभ नहीं मांग सकते हैं कि हमको ये चीज़ चाहिए गवर्नमेंट से। कोई मांगता है? हैं? कोई मांगता है? टैक्स क्या है? टैक्स वह भुगतान है जो बिना लाभ के चुकाया जाता है। अब
टैक्स दो प्रकार के हैं, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, और ठीक है। अब उसके बारे में जब हम पढ़ाएंगे पब्लिक फाइनेंस तब चर्चा करेंगे, अभी इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो आगे भटक जाएंगे टॉपिक से। तो प्राइस में क्या शामिल होता है? प्राइस इक्वल टू, इसमें क्या होता है? फैक्टर, जितने साधन, फैक्टर क्या है? उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन क्या क्या हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, ये क्या हैं? उत्पादन के साधन। और इन्हीं साधनों से हम क्या किया जाता है? उत्पादन। उत्पादन में अगर ये कोई फैक्टर ना हो तो उत्पादन संभव है? हाँ, अगर आपके पास भूमि ना हो और लैंड ना हो, ठीक, भूमि ना हो, कैपिटल हो, लेबर हो, इंटरप्रेन्योर हो, उत्पादन संभव है? हैं? और श्रम ना हो, लैंड हो, कैपिटल हो और इंटरप्रेन्योर, संभव है? हैं? कैपिटल ना हो, मशीन ही ना हो, सिर्फ लैंड और लेबर हो तो उत्पादन। और जो ये सारा देख रेख कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? इंटरप्रेन्योर, उद्यमी। हैं? अगर वही ना हो, सारा ना लैंड खरीदने वाला हो, ना लेबर लाने वाला हो, ना मशीन लाने वाला हो तो उत्पादन संभव है? हैं? तो ये बेसिक चीज़ें हैं उत्पादन के लिए। क्या क्या? लैंड हो, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। सर अगर मशीन ना हो तो लेबर से तो काम चल सकता है। हाँ, मशीन ना हो तो क्या है? कोई मतलब आप कोई वैसा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बना सकते हो? सर लेकिन बड़े स्तर पे नहीं, छोटे स्तर पे तभी कर सकता है। छोटे स्तर पे क्या? छोटे स्तर पे क्या भाई? आप प्रोडक्शन कर सकते हो, गेहूं चावल पैदा कर सकते हो, ठीक है, मोबाइल बना सकते हो, हाँ, कार बना सकते हो, साइकिल बना सकते हो। लेबर को आप, लेबर और कैपिटल को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक सीमा तक, हैं? नहीं कर सकते हो बगैर, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ एक ना हो और संभव हो। आप लेबर ज़्यादा बढ़ा सकते हो, आप कैपिटल कम रख सकते हो, तब उत्पादन संभव है। आप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा है तुम लोगों ने? इकोनॉमिक्स वाले पढ़े होंगे, पढ़ाया ना बीए में फर्स्ट ईयर में, कॉब डगलस उत्पादन। तो C बराबर क्या है? वो Q बराबर A L की पावर अल्फा K की पावर बीटा, बताया था। ये Q क्या है? आउटपुट है, L क्या है? लेबर है, K क्या है? कैपिटल है, ठीक है। और ये ठीक है, तो प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? आउटपुट के लिए लेबर भी चाहिए और कैपिटल भी चाहिए। आप इसमें क्या है? इंटरचेंज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, लेकिन एक सीमा है। सीमा के आगे आप नहीं कर सकते। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े हैं वो लोग पढ़े होंगे कि रिज रेखाएं क्या होती हैं, रिज लाइन्स पढ़े हो ना, पढ़ाया था। रिज रेखाएं, वहाँ एक सीमा तक ही कर सकते हो, जहाँ पे लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शून्य हो जाए और जहाँ पे कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शून्य हो जाए, उसके आगे आप सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हो। चलिए ये तुम लोगों को मैटर, तुम लोगों के बाद उसके नहीं। तो फैक्टर कास्ट में क्या है? जो लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, ठीक है, किसी वस्तु को बनाने में जो लागत आती है वो क्या है? उसकी फैक्टर कॉस्ट है। किसी वस्तु को बनाने में जो लागत क्या आती है वो क्या है? वस्तु। ये मार्कर है, इसमें लाइन भी लगा होगा, कहीं पे बना होगा, इसमें लेबर भी लगा है, इसमें कैपिटल भी लगा है, इसको बनाने वाला भी लगा है, ठीक है। वो उसकी क्या है? फैक्टर कॉस्ट है। प्राइस में गवर्नमेंट टैक्स भी जोड़ती है, ठीक है। कौन सा टैक्स जोड़ती है? डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या जोड़ेगी? इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स क्या है?
जीएसटी का नाम सुना है? क्या है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। और इसके साथ इसमें और एक चीज़ और भी रहती है, हाँ, सब्सिडी। प्राइस में क्या रहती है? सब्सिडी। ठीक, तो कोई भी वस्तु, ठीक है, उसमें फैक्टर कॉस्ट लगा होगा, उसमें टैक्सेस भी इंक्लूड हैं। अगर गवर्नमेंट उसमें उस फर्म को सब्सिडी दे रही है तो वो उसको क्या कर दिया जाता है? माइनस कर दिया जाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये सोलर लाइट नहीं आ रहे हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, ठीक है, उसकी प्राइस, इस पे फैक्टर कास्ट पे उसकी प्राइस कितनी है लगभग? इस समय कितनी है? सोलर का जो सोलर पैनल आ रहे हैं 5,000। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कितना? 5,000। ठीक है, कितना? 5। ध्यान से देखिएगा, उसमें जो उसको बनाने में लागत लगी होगी कितनी है? मान लीजिएगा कि 15,000 लगा है। कितना लगा है? नहीं, 8 पे 10 मान लो, 10,000। उसकी लागत कितनी है? 10,000 है, ठीक है। टैक्स भी इसमें मान लीजिए कितना है? 2,000। तो ये कितना हो गया? 12। अब इसमें गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? 7,000 की सब्सिडी दे दी, तो ये कितने का हो जाएगा? 5,000 का हो जाएगा। तो गवर्नमेंट इस पर कितनी सब्सिडी दे रही है, जो आप लोगों को इतने कम रेट पे मिल रहा है, किस वजह से? कि उसकी सब्सिडी गवर्नमेंट पे कर रही है। कर रही नहीं कर रही? अब जो 80 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट अनाज दे रही है वो क्या है? सब्सिडी पे ही तो दे रही है, गवर्नमेंट को उससे कोई फायदा है? एक मिनट थोड़ा, हाँ रोहित, हाँ, ज़्यादा से कल मंगवाए थे, 4 नहीं 4 थे कल, वही तो लाए थे राम रहीस। अरे बाद में बात कर लें, हम क्लास में हैं। ये शांत रहिए आप लोग, ठीक। तो ये आपको कितने का पड़ गया था? कितने का? इस एक्चुअल में उसकी रेट लागत कितनी है? 10। टैक्स भी लगा है। अब बाद में सरकार ने क्या कर दिया? सब्सिडी, और लोगों को कितने में मिला है? 5,000 में, ठीक है। तो एक्चुअल प्राइस इसकी क्या हुई है? कितना हुई है? अब इसी में देखिए तुम लोग, हमको जीडीपी एट द फैक्टर कॉस्ट निकालना है, ठीक है। इधर देखिए प्लस माइनस वाले, तो फैक्टर कॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा? प्राइस, फैक्टर कॉस्ट को इधर ही रखते हैं, बाकी सारी चीज़ को किधर कर देते हैं? सिर्फ इधर बाएं तरफ, प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ठीक है। ये आया सबको? आया समझ में सबको?
क्या मैंने किया कि फैक्टर कास्ट को इधर ही रख दिए इधर, ठीक है, बाकी को प्राइस को क्या लगे इधर, प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। बेसिक चीज है, सबको आ रही होगी। तो अब जीडीपी एट द फैक्टर कॉस्ट निकालना है हमको। क्या निकालना है? जीडीपी एट इसको हम शार्ट में ही लिख देते हैं फैक्टर कॉस्ट, ठीक। तो ये क्या होगा? एक मिनट चल करते हैं। जी सर, नहीं हार्डवेयर में है सर। पासवर्ड सर, उसका तो पासवर्ड आईडी रहता है ना। सर हमको तो अपना शांत सर, क्लास में थोड़ा बाद में बात कर लें। हाँ, अमित तो क्लास हो गई अमित की। हाँ जी सर। शांत रहिए आप लोग। शांत रहिए। देखिए इधर सर का फोन था हमारे यहाँ, सबसे प्रिंसिपल सर के बाद सिन्हा सर सीनियर टीचर है, और उनका इनकम टैक्स भरना है, आईटीआर फाइल करना है, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। सुनिए, देखिएगा जीडीपी बेस ईयर प्राइस माइनस कर दो इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ठीक। जीडीपी फैक्टर कास्ट क्या होगा? जीडीपी बेस ईयर प्राइस या कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। जीडीपी का कांस्टेंट प्राइस जो भी होगा माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। फिर एनडीपी फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा? जीडीपी, इसको कर दो बेस प्राइस माइनस बाकी सारी चीज़ें उतर आएंगी, ठीक। जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, तो ये क्या हो जाएगा? जीडीपी बेस प्राइस प्लस नेट इनकम फ्रॉम, सॉरी आगे यहाँ भी वही सारी चीज़ें प्लस ये उतार दीजिए, ठीक। और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, ये क्या हो जाएगा? जीएनपी बेस प्राइस प्लस नेट इनकम फ्रॉम एम्प्लॉय। ये सारी चीज़ें आप लोग सेम टू सेम ऐसे उतार लीजिए। हाँ क्या? मार्केट प्राइस कहाँ है? आप किसी भी फैक्टर कास्ट पे किसी पे भी निकाल सकते हो ना, आप बेस प्राइस पे निकाल सकते हो, मार्केट प्राइस पे, ये आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी है फैक्टर कास्ट आप किस पे निकाल रहे हैं। लेकिन बेहतर क्या होता है, आप उसको बेस प्राइस पे निकालें, तब जाके एक्चुअल पिक्चर हमको जीडीपी क्या बात कर रहा है, बात क्यों कर रहा है? चलो उधर पीछे चलो।
तुम काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हो, प्लस माइनस कर रहे हो, तुम पीछे बैठो। जो पूछना हमसे पूछो। GDP एन, हाँ ये अच्छा, ये सही कह रहा हूँ, NDP, ठीक है। अरे भारत में राष्ट्रीय आय किस पे काउंट की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय किस पे काउंट की जाती है? फैक्टर कॉस्ट पे, मार्केट प्राइस पे, किस पे? सर ये तीसरा वाला भी लिख लीजिए, GNP, एक मिनट, हाँ GNP। जब यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स सब्सिडी है तो ये भी यहाँ होगा, सेम चीज़ यहाँ वाली यहाँ आएगी। नहीं, वो दो लोग परमिशन लेते हैं हमसे कि हम दूर रहते हैं, ठीक है, तो उनको जाने के लिए मैंने परमिशन दिया था कि 4:30 बजे आप जा सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय जो है NNP एट द फैक्टर कॉस्ट पे काउंट की जाती है। इसको लिख लिया आपने? थोड़ा ये चिन्ह गलत हो गए थे इसमें, आप लोग सही कर लीजिए। भारत में राष्ट्रीय आय किस पे काउंट की जाती है? हैं? किस पे? NNP फैक्टर कॉस्ट। ये क्या होता है? NNP फैक्टर कॉस्ट प्लस क्या था? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी थी ना, प्लस ये माइनस था, माइनस प्लस सब्सिडी। और राष्ट्रीय किस पे की? नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इसी पे काउंट होती है, ठीक है। नेशनल इनकम किस पे भारत की काउंट की जाती है? NNP एट द फैक्टर कॉस्ट पे। तो ये क्वेश्चन हर जगह आएगा, ठीक है, और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर कंपटीशन में पूछा जाता है। समझ में आई? थोड़ा सा और बता के फिर लिखा देते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आय मेजर करने की विधियां क्या हैं? मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग GDP या कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, क्या है विधियां? कौन सी पहली विधि क्या है? आय विधि, इनकम मेथड्स। दूसरी क्या? उत्पाद विधि, प्रोडक्ट मेथड्स। और तीसरा व्यय विधि। तीनों से मेजर करोगे राष्ट्रीय आय तो क्या मिलेगा? नेशनल इनकम। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सेम मिलेगा, चाहे आप इससे मेजर कीजिए या इससे मेजर कीजिए या इससे मेजर कीजिए, आंसर क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। कैसे? सबकी आय मेथड्स क्या है?
और प्राइवेट सेक्टर में है, कॉर्पोरेट सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो इंडिया को बनाए करके आज मैंने आप तुम लोगों को पढ़ाया था ना, तुम थे ना क्लास में, डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण का सिद्धांत। वितरण के सिद्धांत में क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन। उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? बोलिए आकांक्षा। हाँ, अरे अभी बताया था क्लास में, लैंड, लेबर, हाँ, लैंड, लेबर, इंटरप्रेन्योर और कंपनी कैपिटल। क्या क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। लैंड का प्रतिफल क्या है? रिटर्न। शांत रहिए सभी लोग। लैंड का रिटर्न क्या है? हाँ, और लेबर का रिटर्न क्या है? शांत रहना, सबसे पूछेंगे, आप लोग शांत रहे। क्या है? लेबर का, आपके यहाँ लेबर काम किए हैं कभी? हैं? तो उनको जब शाम सारा दिन काम करते हैं, शाम को घर जाते हैं, तो उनको आप क्या देते हैं? हैं? क्या? पूरे दिन की इनकम की मजदूरी देते हो? हैं? क्या देते हो? मजदूरी देते हो ना। तो उनको लेबर का रिटर्न क्या है? उसकी मजदूरी। हम लोगों को सरकार क्या देती है? मजदूरी। अब ये टेक्निकल शब्द में आप इसको अच्छे अच्छे नाम दो, कुछ भी करो, ठीक है। सैलरी कर दो, ये कुछ करो, वेतन, सैलरी, ठीक है। तो जो लेबर का प्रतिफल क्या है? जो लेबर से सारा दिन काम किया, उसके बदले उसको जो मिलता है, वो उसका क्या है? प्रतिफल है। तो उसको क्या बोलेंगे? मजदूरी। ऐसे लैंड का प्रतिफल क्या है? हाँ? ये सारा क्लास में बता चुके हैं। लैंड का प्रतिफल क्या है? रेंट, लगान, ठीक है। और कैपिटल का प्रतिफल क्या है? रिटर्न, ब्याज। आप बैंक से लोन लेते हैं, बैंक को क्या करते हैं? ब्याज देते हो। और जो ये सारी गतिविधि चला रहा है उत्पादन की, ठीक है, या कोई, तो वो लेबर भी लाएगा, मशीन भी लाएगा, ज़मीन भी खरीदेगा, ठीक है, काम करने के लिए, उसको क्या मिलेगा? हाँ, क्या मिलेगा? क्या? तुम बोलो क्या? प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो लैंड का प्रतिफल क्या है? रेंट। लेबर का प्रतिफल वेज है, मजदूरी है उसकी। ब्याज का प्रतिफल, कैपिटल का प्रतिफल इंटरेस्ट है, ब्याज है। और जो इंटरप्रेन्योर है, वो उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? प्रॉफिट लॉस में भी हो सकता है, हाँ, लाभ भी हो सकता है, उसमें हानि भी हो सकती है, ठीक है। जो लैंड, लेबर, कैपिटल सबको मिल रहा है, जो जितना काम कर रहा है उसका, उसके बदले में हम भुगतान कर दें, ठीक है। और भुगतान करने के बाद जो जिसको जितना मिला उसको जोड़ दें, तो वो क्या हो जाएगी? पूरे देश में जितने भी लेबर काम किए हैं, जितने भी लैंड का यूज हुआ है प्रोडक्शन में, हैं, या और जितना भी हमको इंटरेस्ट मिला है, और जो उद्यमी है उसका प्रॉफिट जो है, सारा जोड़ देते तो हमको क्या मिलेगी? हाँ, जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा? नेशनल इनकम मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इनकम मेथड हो गया। उत्पाद विधि क्या है? प्रोडक्शन। क्या नाम तुम्हारा है? क्या नाम? पूजा देवी। हाँ, तो बताओ उत्पाद विधि क्या है? प्रोडक्ट मेथड बताइए। अच्छा, जो इनकम मेथड बताया, इसको बताइए थोड़ा सा। अभी बताया है,
क्या है? क्या है? हाँ? जितना भी उत्पादन हो रहा है देश में, ठीक है, अगर उसकी प्राइस से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिलेगी? उस देश की राष्ट्रीय आय। मिलेगा नहीं मिलेगा? देश में जितना भी उत्पादन हो रहा सारा, सबको हम क्या कर दें? प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें। और नहीं भी कर रहे हैं तो वो भी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट है। नेशनल इनकम किसके फॉर्म में है? आउटपुट के फॉर्म में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है। और थर्ड क्या है? एक्सपेंडिचर। थर्ड क्या है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है? क्या है एक्सपेंडिचर? किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए इसमें खर्च होता है। किसी प्रोडक्ट को उत्पादन किसी प्रोडक्ट को। अरे एक्सपेंडिचर क्या है? जो हम लोग खर्चा करते हैं वही तो एक्सपेंडिचर है। हैं? मोबाइल खरीद रहे हैं, टीवी खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, एसी खरीद रहे हैं, माइक खरीद रहे हैं, पेन खरीद रहे हैं, किताब खरीद रहे हैं, बुक्स खरीद रहे हैं, ये सब क्या है? एक्सपेंडिचर है। अब नाम इसका अलग अलग है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर अलग है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर अलग है, ठीक है, लेकिन है क्या सर? एक्सपेंडिचर है, जिसपे आप क्या है? अपने इनकम का अधिकतम भाग क्या कर रहे हैं? खर्चा कर रहे हैं। आपके जो इनकम का जो भाग नहीं खर्च किया जाता वो क्या है? हाँ, वो बचत है, हाँ, सेविंग है। तो जितना खर्चा कर रहे हैं अगर उसको हम जोड़ लें, ठीक है, और हमारी जितनी सेविंग है जोड़ लें तो हमको क्या मिलेगा? नेशनल इनकम, वो भी मिल जाएगा। तो तीनों मेथड से अगर हम राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन करेंगे तो सेम मिलेगा। भारत में जो नेशनल इनकम काउंट की जाती है वो इनकम मेथड और प्रोडक्ट मेथड पे ही की जाती है। किस पे? इनकम एंड प्रोडक्ट। ये करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ये कहाँ पे यूज किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है। चलिए हम लिखा देते हैं, तुम लोग ये जो अभी पढ़ाया इसमें किसी को डाउट है? हाँ, ये पीछे बोलिए। जो पढ़ाया है डाउट है? जो ध्यान से पढ़ा होगा समझ के, ठीक है, पेशेंस से, तो उसको तो आ गया होगा, ठीक है। पीछे किसी को डाउट है? हाँ, किसको डाउट है? जहाँ पे ना आया हो यहाँ पूछ लो, अभी क्लियर कर लो, ठीक है। फिर आगे बढ़ रहे हैं, लिखिए कहाँ तक हुआ था कल? तो आधार वर्ष हो गया था, ठीक है। साधन लागत पे फैक्टर कास्ट भी हो गया। अब लिखिए साधन लागत पर राष्ट्रीय आय। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय। घर पे जाके सारा नोट्स बनाइएगा, पढ़िएगा, ठीक है, तब समझ में आएगा। नहीं तो यहाँ से जाने के बाद कल सोचोगे कि हम कल पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। डेली का डेली आप पढ़ के उसको नोट्स बना लीजिए, तो आपका वो क्या हो जाएगा? परमानेंट हो जाएगा। फिर आप आगे आने वाले कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बेस है आप लोगों का, ठीक है, आप लोगों का बेस बता रहे हैं। चल लिखिए साधन लागत पर राष्ट्रीय आय। साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद से यह जानकारी मिलती है कि साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद से यह जानकारी मिलती है कि, जल्दी कीजिए टाइम कम बचा है। यह जानकारी मिलती है कि राष्ट्रीय उत्पाद का कितना भाग उत्पादन के साधनों को प्राप्त होता है,
राष्ट्रीय उत्पाद का कितना भाग उत्पादन के साधनों को प्राप्त होता है तथा कितना भाग सरकार को जाता है, तथा कितना भाग सरकार को जाता है। साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद की गणना के लिए, साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद की गणना के लिए राष्ट्रीय उत्पाद में सब्सिडी को जोड़ देते हैं। साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद की गणना के लिए राष्ट्रीय उत्पाद में सब्सिडी को जोड़ देते हैं और अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं, और अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि, थोड़ा स्पीड में लिखिएगा, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सब्सिडी उत्पादन के साधनों ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, उत्पादन के साधन श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यमी। उत्पादन के साधनों ब्रैकेट में श्रम, पूंजी, भूमि, उद्यमी को प्राप्त होता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर सरकार के खजाने में चला जाता है। जबकि अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स किसके पास चला जाता है? सरकार के पास। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद पर की जाती है, और इसके लिए उत्पाद और आय विधि का प्रयोग किया जाता है, और इसके लिए उत्पाद एवं आय विधि का प्रयोग किया जाता है, उत्पाद एवं आय विधि का प्रयोग किया जाता है। आय विधि के सम्मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, जैसा लिखो, आय विधि के सम्मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। डिस्पोजेबल इनकम जानते हो क्या होती है? डिस्पोजेबल इनकम, प्रयोज्य आय। हाँ, बिल्कुल सही। डिस्पोजल इनकम क्या है? जब हम टैक्स को निकाल देते हैं, डायरेक्ट टैक्स को, तो वो जो बचता है वो क्या है? डिस्पोजेबल इनकम, प्रयोज्य आय। क्या है? प्रयोज्य आय। जो पर्सनल इनकम है, ठीक है, व्यक्तिगत आय, पर्सनल, इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स, जो बचेगा वो क्या है? डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। और डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल, ये किसके बराबर होगा? ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, अब लिखिए, हेडिंग डालिए, राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की विधियाँ। राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की विधियाँ। राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की विधियाँ। राष्ट्रीय उत्पाद की गणना 3 विधियों से करते हैं। राष्ट्रीय उत्पाद
उस उत्पाद की गणना 3 विधियों से करते हैं। पहला लिखिए उत्पाद विधि, प्रोडक्ट मेथड्स। पहला लिखिए प्रोडक्ट मेथड्स, उत्पाद विधि। इसमें लिखियो, इस विधि में राष्ट्रीय उत्पाद की गणना के लिए एक राजकोषीय वर्ष, इस विधि में राष्ट्रीय उत्पाद की गणना के लिए, इस विधि में राष्ट्रीय उत्पाद की गणना के लिए एक राजकोषीय वर्ष या एक वित्तीय वर्ष, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष के दौरान, एक वित्तीय वर्ष के दौरान या एक राजकोषीय वर्ष के दौरान कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत का योग किया जाता है, की कीमत का योग किया जाता है, की कीमत का योग किया जाता है। इस विधि में यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस मेथड्स में या इस विधि में यह ध्यान देने योग्य बात है कि, ध्यान देने योग्य बात है कि इस विधि में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का योग किया जाता है। इस विधि में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का योग किया जाता है। ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि, ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि, ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का योग किया जाता है। जहाँ छूट जाता है छोड़ दो, आगे स्टार्ट करो लिखना, ठीक है। इस विधि में केवल, यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस विधि में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का योग किया जाता है, मध्यवर्ती उत्पादों का नहीं, मध्यवर्ती उत्पादों का नहीं। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उत्पादों की गणना 2 या 2 से अधिक बार करने से बचना है, डबल काउंटिंग से बचना है। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उत्पादों की गणना 2 या 2 से अधिक बार करने से बचना है। डबल काउंटिंग से बनना है, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में कई प्रोडक्ट ऐसे हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल जो कच्चे सामान के लिए यूज होते हैं एक फैक्ट्री में, उसके बाद वो बन के दूसरी फैक्ट्री जाते हैं, ठीक है। अगर हर फैक्ट्री में उसका हम योग करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या दिखाई देगी, राष्ट्रीय आय बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय की गणना में हमको क्या ध्यान देना योग्य बात है कि इसमें अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही लिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या लिया जाता है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, जिसका हम लोग कंजम्पशन कर लेते हैं, कर सकें, ठीक है, जो हमको डायरेक्ट मिल जाए कंजम्पशन करने के लिए। उसके आगे उसकी कोई अनदर प्रोड्यूसिंग वो ना हो कैपेसिटी। समझ में आई बात कि डबल काउंटिंग से बचना है। दूसरा लिखो आय विधि, इनकम मेथड्स। इस विधि में राष्ट्रीय उत्पाद की गणना के लिए, इस विधि में राष्ट्रीय उत्पाद की गणना के लिए एक राजकोषीय वर्ष में, इस विधि में राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करने के लिए एक राजकोषीय वर्ष में, एक राजकोषीय वर्ष में उत्पादन के सभी साधनों, उत्पादन के सभी साधनों कौन कौन से, श्रम है, भूमि है, श्रम है, भूमि, पूंजी, भूमि और धन,
की आय का योग किया जाता है। उत्पादन के साधनों को मिलने वाले प्रतिफल की आय का योग किया जाता है। मिलने वाले प्रतिफल की आय का योग किया जाता है। ठीक है। और थर्ड लिखिए एक्सपेंडिचर मेथड्स। थर्ड लिखिए उत्पाद एक्सपेंडिचर मेथड्स। एक्सपेंडिचर मेथड व्यय विधि। व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड्स। इसमें लिखो इस विधि में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों इस विधि में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों द्वारा किए गए व्यय का योग कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों द्वारा व्यय किए गए योग से राष्ट्रीय आय की जानकारी प्राप्त होती है। तीन क्षेत्र कौन है? घरेलू क्षेत्र। ठीक है। पहला क्या है? हाउस होल्ड। दूसरा व्यवसाय क्षेत्र। ठीक है। और तीसरा क्या है? गवर्नमेंट सेक्टर, इसको सरकारी क्षेत्र। आगे लिखो, इसमें लिख लिया इसको। उपयुक्त तीनों क्षेत्रों द्वारा किए गए कुल व्यय का योग ही राष्ट्रीय उत्पाद। उपयुक्त तीनों क्षेत्रों द्वारा किए गए कुल व्यय का योग ही राष्ट्रीय उत्पाद की कीमत होती है। उपयुक्त तीनों क्षेत्रों द्वारा किए गए व्यय का योग ही राष्ट्रीय आय होती है। पैराग्राफ चेंज करो, ये हो गया। ठीक है। सिद्धांततः लिखिए। सिद्धांततः राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य उपयुक्त तीनों विधियों ब्रैकेट में उत्पाद विधि, आय विधि एवं व्यय विधि द्वारा करने पर समान होता है। सिद्धांततः राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य उपयुक्त तीनों विधियों द्वारा करने पर समान होता है, परंतु एक अर्थव्यवस्था की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए कॉम्प्लेक्सिटी क्या बोलेंगे हिंदी में? कठिनाइता। एक अर्थव्यवस्था की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए राष्ट्रीय उत्पाद की गणना इन तीनों विधियों के द्वारा अलग अलग नहीं की जा सकती, बल्कि तीनों विधियों द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना तीनों विधियों द्वारा राष्ट्रीय उत्पाद की गणना अलग अलग नहीं की जा सकती, बल्कि तीनों विधियों एक समान प्रयुक्त की जाती हैं। प्रयुक्त की जाती हैं। जहाँ पे हमको ज़रूरत होगी हम, ठीक है, इनकम मेथड लेंगे, जहाँ पे ज़रूरत होगी हम प्रोडक्ट मेथड लेंगे, और जहाँ पे ज़रूरत होगी हम एक्सपेंडिचर मेथड लेंगे। ठीक है। वो अपनी सुविधा के अनुसार लेंगे। ऐसा नहीं कि हम इनकम मेथड से भी पूरे राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर से भी करें और प्रोडक्ट मेथड किसी एक विधि से हम करेंगे। ठीक है। या उसका मिला जुला रूप करेंगे, सबको एक साथ लेके चलेंगे।
उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए उत्पाद विधि का प्रयोग, उदाहरण के लिए उत्पाद विधि का प्रयोग, उदाहरण के लिए उत्पाद विधि का प्रयोग कृषि एवं विनिर्माण क्षेत्र में, कृषि एवं विनिर्माण, विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कृषि एवं विनिर्माण क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्पाद की कीमत का निर्धारण किया जाता है। राष्ट्रीय आय का निर्धारण मतलब एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, ठीक है, उसमें कौन सा बीज का उपयोग किया जाता है? उत्पाद विधि, प्रोडक्ट मेथड्स का, ठीक है, किया जाता है। लेकिन निर्माण क्षेत्र, आगे लिखिए, लेकिन निर्माण क्षेत्र में व्यय विधि के प्रयोग से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। लेकिन निर्माण क्षेत्र में या इंडस्ट्रियल सेक्टर में, निर्माण क्षेत्र में व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। व्यापार एवं अन्य सेवाओं के क्षेत्र में, व्यापार एवं अन्य सेवाओं के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्पाद का आकलन, व्यापार एवं अन्य सेवाओं के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्पाद का आकलन आय एवं व्यय विधि के सम्मिश्रण से किया जाता है। आय एवं व्यय विधि के सम्मिश्रण से किया जाता है। फिर से बोल दे रहे हैं, व्यापार एवं अन्य सेवाओं के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्पाद का आकलन आय विधि एवं व्यय विधि के सम्मिश्रण से किया जाता है। ठीक है, अगली हेडिंग डालूँ। इतना तो मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, उसको मैंने यहाँ लिखा दिया। अगली हेडिंग डालिए, राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में, राष्ट्रीय उत्पाद की गणना भारत के संदर्भ में, राष्ट्रीय उत्पाद की गणना भारत के संदर्भ में लिखिए। इसमें भारत में राष्ट्रीय उत्पाद की गणना सर्वप्रथम, भारत में राष्ट्रीय उत्पाद की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नेरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ को प्रतिपादित करने के लिए किया। ये बहुत पूछा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नेरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ को प्रतिपादित करने के लिए किया, सर्वप्रथम किया। ठीक, दादा भाई नेरोजी, हिस्ट्री जो पढ़ते हैं वो जानते होंगे। दादा भाई आवाज़ नहीं आ रही क्या? भारत में हैं? भारत में राष्ट्रीय उत्पाद, लिख लीजिए, 4 लाइनें बस, डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। 2 मिनट 5 मिनट लेट हो जाएगा, उससे क्या है, ठीक। लिखिए, भारत में राष्ट्रीय उत्पाद की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नेरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ को प्रतिपादित करने के समय किया। 1949 में, 1949 में राष्ट्रीय आय कमेटी बनाई गई। भारत में पहली राष्ट्रीय आय कमेटी कब बनाई गई? 1949 बनाई गई, जिसके अध्यक्ष महिला नोबिस थे। इस कमेटी ने राष्ट्रीय आय की गणना का वैज्ञानिक पैमाना प्रदान किया। इस कमेटी ने राष्ट्रीय आय की गणना का वैज्ञानिक पैमाना प्रदान किया। हाँ, महिला नोबिस हाँ, ये स्टैटिशियन थे। ये क्या थे? स्टैटिशियन थे। शांत, महिला नोबिस, ये सांख्यिकी विशेषज्ञ थे, ठीक है।
ठीक है, इसको बंद कर दो।